के ये मरहले उबूर हो पाते हैं। और इस सिलसिले में मैं और आगे बढ़ के एक बात और कहना चाहूँगा कि अब बड़ी तेज़ी के साथ एक कल्चर और भी डेवलप हो रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि मेरी बातें किस एंगल में जा रही हैं और कौन इन बातों को किस एंगल से लेगा, लेकिन मुझे जो मुनासिब लगता है मैं कह देता हूँ नेक नियति के साथ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाने वाला है। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी बातों से आप खुश हों कि ना खुश हों, लेकिन जो चीज़ उम्मत के लिए ज़रूरी महसूस हो वो कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी नुक्ता नज़र से और इसी दर्द इखलास के साथ हम सबको रहना भी चाहिए और अपनी बातें कहनी भी चाहिए। वक्त वा वही से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं। इस पूरे इलाके में, आसपास के इलाकों में मैं बड़ी तेज़ी के साथ मैंने नोट किया है कि निस्वां इदारों का क्रेज़ बहुत बड़ा है। ये ठीक बात तो है एक हद तक, लेकिन एक हद तक इसमें बहुत फिल्टर लगाए जाने भी जरूरी हैं। और निस्वां इदारों में भी नौजवान लोग बड़ी तेजी के साथ किस्मत आजमा रहे हैं, जो किसी भी तौर पर अक्लमंदी की बात नहीं बल्कि इस्लामिक नुक्ता नजर से दुरुस्त बात भी नहीं है। लिहाजा पहली बात तो यह है कि रस्मी तौर पर बच्चियां आलिमात बने, इस्लाम का मतलूब नहीं। इस्लाम का मतलूब इल्म दीन है। इस्लाम का मतलूब ना तो रस्मी मौलविया ने डिग्रियां मर्दों के लिए है ना औरतों के लिए है। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम हमजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने फतावा रज़विया में सराहत फरमाई है, डिग्रियां सनदें माना नहीं रखती। बहुत रे सनद याफ्ता लोग गैर सनद याफ्तों की शागिर्दी की भी लियाकत नहीं रखते। इल्म होना चाहिए, मतलूब हमेशा इल्म रहा है। लिहाजा मतलूब इल्म, जिसको हम फराइज का इल्म कह सकते हैं, या जो तलबुल इल्म फरीजा के का मिस्दाक बने और उस हदीस पर अमल हो जाए, इस हद तक इल्म आ जाए, बहुत अच्छी बात है। और ये इल्म मकातिब के जरिए भी दिया जा सकता है, ये इल्म छोटे छोटे स्कूल्स के थ्रू भी दिया जा सकता है, ये छोटे ट्यूशन सेंटर के थ्रू भी दिया जा सकता है। और अगर कहीं निस्वां इदारों के थ्रू भी दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी निस्वां इदारे कायम किए जाएं तो उसमें जो जो फिल्टर लगाए जाने चाहिए, जैसे सिक्योरिटी का 100% इंतजाम होना चाहिए, मर्दों से इख्तिलात का 100% बचाव का इंतजाम होना चाहिए, और इसी तरह से जो नजाकतें हैं वो नजाकतें भरपूर मलहूज रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तालीम की क्वालिटी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। बल्कि हमने कई बार नोट किया कि मर्द, मुफ्ती इमरान हनफी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बल्कि मर्दों के उलमाए किराम जिन जिन चीजों से जूझ रहे थे, जिन परेशानियों से जूझ रहे थे, जिन बेअमलियों बदअमलियों से जूझ रहे थे, हमारे स्टेज जिन तकद्दुसात को पामाल कर रहे थे, उसी रविश पर अब औरतें भी चल पड़ी हैं। वही जोश व खरोश की तकरीरें हैं, उसी तरह की जोशीली नातें हैं, वही निजामत के साथ शेर व शायरी की सजाएं देना है। और ये जो तमाम चीजों का चलन आम होता जा रहा है, ये कतई इस्लाम का मतलब ना था। गोया आपने तो एक ट्रैक ही अलग इख्तियार कर लिया। हाँ, ठेठ दाइयाना मिजाज के साथ अगर खवातीन तैयार होती हैं तो उनका इस्तिकबाल है, और दाइयाना मिजाज के फुकदान ही का नतीजा है कि 1000 इदारे कायम होने के बावजूद भी औरतों की इर्तिदाद पर रोक नहीं लगाई जा पा रही। इसलिए कि जब मतमहे नजर यह हो जाता है कि हमें सिर्फ स्टेजों से अपनी बात कह देना है और दिल में दर्द नहीं होता, दर्द की होक नहीं होती, तो ग्राउंड लेवल पर जो इस्लाह तबलीग और दावत का काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और जब तक ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता, इनकलाब नहीं आता, मुआशरे में तब्दीली नहीं आती। और सिर्फ इस्लाह मुआशरा के प्रोग्रामों से मुआशरे की इस्लाह नहीं होती। मुआशरे की इस्लाह के लिए ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ता है, और औरतों का बुनियादी काम है घर की दहलीज के अंदर इस्लाह करना, अपनी कोख के अंदर इस्लाह करना, अपनी गोद में परवरिश पाती हुई नस्लों की इस्लाह करना। और औरत जिस दिन ये तहिया कर ले, औरत के लिए मुश्किल नहीं होता है, बल्कि मौलिया किराम की तारीख जानते हैं कि जितनी भी बुजुर्ग हस्तियां हमारे इस्लाम में, इस्लाम के हाशिए पर नमूदार हुई हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं उनकी अजीम तरीन माओं का किरदार रहा है। आज बात यह नहीं है कि गरीब नवाज नहीं पैदा हो रहे हैं, बुनियादी बात यह है कि गरीब नवाज की माँ मुआशरे में नहीं है। और जब जब ऐसी माएँ होती हैं तब तब कहीं ना कहीं गरीब नवाज ना सही, गरीब नवाज के गुलाम जरूर जन्म लेते हैं। इसलिए हमें ऐसे मुआशरे की तश्कील की जरूरत है। और औरतों का बुनियादी काम, सबसे बड़ा काम, अहम तरीन काम यही है। भले इन स्टेजों पर आकर कोई एक बार भी तकरीर ना भी करे, आप आलिमा कहलाएंगी अगर आपने अपनी नस्ल की और अपने गर्दो पेश की मुनासिब इस्लाह कर ली है। और इस इस्लाह के मौके औरतों के पास सबसे ज्यादा होते हैं। मान लीजिए
जो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, हम मर्द लोग उसके बारे में दूर से मस्जिदों के मिंबरों से, इस तरह के मिंबरों से या दूर से बोल सकते हैं। घरों के अंदर जाके औरतों का दिल टटोलना ना हमारे बस का रोग है, ना हमारे लिए मुमकिन, ना शरीयत हमें अलाउ करती है। लेकिन ये तमाम के तमाम काम बहुत खुश उसलूबी के साथ अंजाम दे सकती है एक अच्छी आलिमा। शर्त यह है कि उसके दिल में दर्द हो कि हमारे मुआशरे की वो बच्चियां जो कॉलेजेस की लाइन पर हैं, उनको टटोला जाए कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में जिंदगी गुजार रही हैं, उनका मिजाज, उनके मिजाज की उठान कैसी है, उनके रिश्ता, उनकी रिश्तेदारियां किस तरह के लोगों से हैं या नहीं हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ एक औरत अंदाजा लगा सकती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को ऐसा दिमाग भी दिया है कि बड़ी हसासी के साथ वो ये परख लेती है कि किस आदमी का दिमाग कैसा है। जैसे अगर कोई मर्द किसी औरत को तबान शहवत के साथ देखे तो औरत के मिजाज में इतनी हसासी होती है कि औरत निगाहों से परख लेती है कि इस इंसान की नीयत ठीक नहीं है। औरत को अल्लाह ने तबीयत ही ऐसी दी है, यानी ये कुदरती प्रोटेक्शन है औरत के लिए। शर्त यह कि औरत पहचानना चाहे। अगर औरत दीदाउ दानिस्ता भोली बने तो उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे मुआशरे में जब जब कोई औरत आमतौर पर इर्तिदाद का शिकार हुई है, गैरों के साथ उसका रहो रस्म कायम हुई है, हम ये नोट करेंगे कि भले उसके बाप को इस बात का इल्म ना भी हो, औरत की उस बच्ची की माँ को इस बात का जरूर इल्म होता है कि मेरी बेटी का रहो रस्म किसके साथ है। और अगर माँ हसास हो, माँ गैरतमंद हो, तो मजाल नहीं कि एक बच्ची जिसने उसी माँ की आगोश में परवरिश पाई हो वो गैरों के साथ रास्ता निभा सके और अपने माँ बाप को ठुकरा दे। लेकिन औरत, वो बच्ची जो गैरों के साथ रहो रस्म रख रही है, मुजरिम तो है लेकिन वो सेकेंडरी मुजरिम है। असल मुजरिम है उसकी वो माँ जिसने उसके इस किरदार को नजरअंदाज किया। और औरतें चाहें तो ये काम बड़े अच्छे अंदाज से कर सकती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। अब अजीज दोस्तों, तालीम के ताल्लुक से दो चंद बातें पेश कर दूं। आज का दौर तालीम को लेकर के बहुत एडवांस है और इस सिलसिले में बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं बहुत ज्यादा हसास बातें बहुत गैर संजीदा माहौल में करने का आदी नहीं, इसलिए इस माहौल में कम से कम वो बातें नहीं हो सकती, पर्सनली भले हो जाएं। चंद चीजें सुन लें। आज के दौर में तालीम के नाम पर बहुत एक्सपेरिमेंट हुए और मुसलसल हो रहे हैं। अगर हम चंद कामयाब मॉडल कॉपी कर लें तालीम के नाम पर तो हम बजाय खुद बड़े कामयाब होंगे। वो कामयाब मॉडल क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर तालीम के नाम पर जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ये है कि जो बच्चे हाफिज हैं, चूंकि हाफिज होने की वजह से, हाफिज होना इस बात की निशानी है कि बच्चे बड़े ज़हीन हैं, तो जो बच्चे हिफ्ज कर सकते हैं उनके लिए दुनिया का कोई टफ से टफ एग्जाम क्वालिफाई करना क्या मुश्किल है। और बिल्कुल सच्ची बात है। नतीजा क्या निकला? एक कॉन्सेप्ट निकल के आया हिफ्जुल कुरान प्लस का, यानी सिर्फ उन बच्चों का एडमिशन लिया जाए जो हाफिज कुरान हो। क्यों? हाफिज कुरान होना अपने आप में इस बात की सनद है कि मेमोरी बहुत शार्प है, दिमाग बहुत तेज है, इसलिए पहला फिल्टर लग गया हाफिज कुरान होना। अब जो बच्चे हाफिज कुरान हैं, अगर उन्होंने स्कूलिंग की कोई पढ़ाई नहीं भी की है तो 4 साल के टाइम पीरियड में उन्हें नर्सरी से लेके 12th तक का एग्जाम दिलवाया जा सकता है, स्पेशल तैयारी करवाई जा सकती है। और उसके 2 रीजन है। पहला रीजन यह है कि आज जिस स्कूलिंग सिस्टम को, सिलेबस को हम 15 साल में पढ़ रहे हैं, सच्ची बात तो यह है कि ढोल है। हम लोग भी स्कूल चलाते हैं, कारी निजामुद्दीन साहब भी स्कूल चला रहे हैं और भी बहुत सारे लोग होंगे। सच्ची बात तो यह है कि नर्सरी से लेकर 12th तक पहुंचते हुए बच्चे को तकरीबन 15 साल का टाइम लगता है। ये 15 साल का सिलेबस है नहीं, ये बच्चों को गोया कि बोझल रखने का एक तरीका है। और यही वजह है कि आज इंडियन एजुकेशन सेटअप समेत बहुत सारे एजुकेशनल मॉडल्स पर बातें उठ रही हैं कि इस मॉडल को कंप्लीटली चेंज किया जाए। तो इधर ये एजुकेशन सेटअप जो है, सिलेबस है, वो इतना लंबा है नहीं। दूसरी तरफ बच्चा बहुत ज्यादा शार्प माइंड हो, बहुत ज्यादा दिमागदार हो, तो इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो एक थर्ड कॉन्सेप्ट निकल के आया। और वो ये आया कि जो बच्चे हाफिज हैं,
अगर उन पर उनको सलीके से निखारा जाए, उन पर मेहनत की जाए, तो 4 साल में 0 से लेकर 12 तक की पढ़ाई उन्हें करवाई जा सकती है। और खुशी यह है कि सिर्फ एक आइडिया नहीं था, यह आइडिया इंप्लीमेंट भी हुआ और आज बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में ऐसे कई इदारे हैं जो हिफ्जुल कुरान प्लस के पैटर्न पे चल रहे हैं। और जिस बच्चे ने स्कूल में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ 4 साल के टाइम पीरियड में उस बच्चे को 12th भी पास करवा रहे हैं और आगे नीट वगैरह की उससे तैयारी भी करवा रहे हैं। क्या पता चला? पता चला कि तालीम में एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक तजुर्बा हुआ है। उस तजुर्बे का ज़हीन लोगों को फायदा उठाना चाहिए। नंबर 2, पड़ोस में एक तजुर्बा हुआ और बड़ा अनोखा तजुर्बा तालीम के नाम पर हुआ। आप यूट्यूब वगैरह पर उसको देख सकते हैं। एक शख्स ने बड़ा अनोखा एक्सपेरिमेंट किया और वो ये कि जैसे आपके बच्चे ने 7th क्लास पास कर ली है, तो अब जाहिर सी बात है कि उसे 8th क्लास में आना चाहिए। तो वो 8th क्लास में बच्चे का एडमिशन नहीं लेते, बल्कि बच्चे के माँ बाप से कहते हैं कि आपके बच्चे की इस वक्त 2026 में उम्र यह है कि आपके बच्चे को 8th क्लास में होना चाहिए। फिर 27 में मान लीजिए उसे 9th में, फिर 10th में, 11th में, 12th में, मान लीजिए 2031 में आपका बच्चा 12th में होना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर अपनी मिसाल से समझा रहा हूँ, 12th में होना चाहिए। तो 2031 में आपका बच्चा 12th में मिल जाएगा। बीच में आप हमसे ये सवाल नहीं करेंगे कि 10th में कितने आए, 9th में कितने आए, 9th में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कौन सा सिलेबस हुआ, होमवर्क दिया जा रहा या नहीं दिया जा रहा। बीच में 4 साल का इख्तियार हमें, 5वें साल आपका बच्चा 12th पास आपको मिल जाएगा। आप अपने बच्चे को 8th स्टैंडर्ड पर एडमिशन दिलवा रहे हैं, आगे का काम हमारा। जब इतनी अथॉरिटी यानी फुल्ली इख्तियार ले लेते हैं कि हमें इख्तियार दीजिए कि आगे हम आपके बच्चे पर एक तजुर्बा करना चाहते हैं और आपके बच्चे को कामयाब बना के देना हमारी जमानत। अब उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद में वो उस बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग किस चीज पर करते हैं? देखिए कितने अच्छे आइडियाज हैं दुनिया के और हमें दुनिया के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहिए। काउंसलिंग इस बात पर करते हैं कि दुनिया के कुछ गोल्स हैं जिन्हें इंटरनेशनल गोल्स कहा जाता है, आलमी मकासिद। जैसे सबको मीठा पानी मिलना चाहिए, ये आलमी मकासिद है, किसी एक मुल्क का नहीं। सबको साफ सुथरी आबो हवा मिलनी चाहिए, ये आलमी मकासिद में से एक मकसद है, किसी एक मुल्क का नहीं। इसी तरह से कोई भूखा ना सोए, कोई तालीम से महरूम ना रहे, ये आलमी मकासिद हैं जो हर मुल्क की जरूरत है। वो क्या करते हैं? जिन बच्चों का एडमिशन लिया उन बच्चों का इन आलमी मकासिद के तनाजुर में काउंसलिंग करवाते हैं और काउंसलिंग करवाने के बाद में जिस बच्चे के अंदर जिस तरह की सलाहियत होती है उस बच्चे को उसी मैदान में उतार देते हैं। यानी वो देख लेते हैं कि ये बच्चा मीठा पानी की तलाश में हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो उस बच्चे को नाम भी यही देते हैं, यही उसकी क्लास है अब कि हामिद रजा मीठे पानी वाला, हामिद रजा पानी वाला, महमूद रजा बिजली वाला, यही उसका टाइटल बनता है, यही उसकी क्लास है, यही उसकी काउंसलिंग है, यही उसकी तरबियत है। और आगे उस बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग कि बेटा सबसे पहले तो तुम्हें तलाश करना है कि दुनिया में अब तक, दुनिया की तारीख में कौन कौन से मुल्क ऐसे रहे हैं जहां मीठे पानी की कमी रही। नंबर 2, अब कौन से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने मीठे पानी की कमी जो थी उसकी पूर्ति कर ली और अब वहां मीठे पानी की कमी नहीं है। नंबर 3, जिन्होंने मीठे पानी की कमी की पूर्ति कर ली उन्होंने किन बुनियादों पर यह पूर्ति की, कौन सा आइडिया था, कौन सा तरीका था, कौन सी साइंस थी वो। नंबर 4, जिन्होंने वो आइडिया बेसिकली दिया था कि फुला आदमी ने ये मुल्क के लिए आइडिया दिया और उस आइडिया से पूरे मुल्क से मीठे पानी की कमी का खात्मा हो गया, वो आदमी जिंदा है या अब चला गया, उसकी तहकीक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मुताला करना है। तो इस तरह से उस बच्चे को रिसर्च करवाई जाती है और जिन्होंने वो आइडिया दिया था वो जिंदा हैं या चले गए, अगर वो जिंदा हैं तो उनका इंटरव्यू किया जाए। तो एक काम उन्होंने किया, इंग्लिश परफेक्ट कर दी और बच्चे का माइंड सेट ऐसा बना दिया कि उसे ये खोज करनी है कि दुनिया में मीठा पानी कैसे अवेलेबल हो सकता है, कहीं मीठा पानी पहले से मौजूद नहीं है तो कैसे हासिल किया जा सकता है, कहीं मीठे पानी की कमी है तो उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। ये आइडियाज किन किन लोगों के हैं, वो लोग जिंदा हैं या मुर्दा हैं, उनकी रिसर्च क्या कहती है। 8वीं क्लास का बच्चा इस तरह की रिसर्च कर रहा है जो किसी निहायत बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पीएचडी स्कॉलर को करनी चाहिए थी। नतीजा क्या निकलता है,
वो बच्चा 2-3 साल में इतना गहरा और इतना मजबूत हो जाता है कि पूरा जलदाय विभाग उसके सामने बैठा रहता है और वो बच्चा लेक्चर देता है, मंत्री जी अगर आप हमारे मुल्क में मीठे पानी की कमी का खात्मा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आइडियाज हैं, ये आइडिया फला मुल्क का है, फला आदमी का है, ये आइडिया फला मुल्क का है, फला आदमी का है, ये आइडिया फला मुल्क का फला आदमी का है, और फला मुल्क इस तरह से जूझ रहा था फिर इस तरह से बाहर निकला, फला मुल्क इस तरह से जूझ रहा था फिर इस कमी को यूं पूरा किया। अब मुझे बताइए कहां 8, 9, 10 का स्टैंडर्ड और कहां इस बच्चे का लेवल। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो दुनिया कर रही है और कामयाब है। अब मुझे बताइए कि 10वीं 12वीं की तालीम इस बच्चे के सामने क्या हैसियत रखती है। दुनिया इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, लेकिन ना वक्त में गुंजाइश मुझे महसूस होती है और ना ही बहुत ज्यादा माहौल इजाजत देता है। मैंने दो एग्जाम्पल देके समझाया है कि तालीम के नाम पर जब हम आगे बढ़े, चाहे हम कोई मदरसा चलाएं, चाहे कोई स्कूल कोचिंग सेंटर, पहली गुजारिश यह है या तो तालीम में कदम मत रखिए, और तालीम में कदम रखें तो उसमें एक अथॉरिटी की सी हैसियत हासिल कीजिए, यानी दुनिया आपसे गुफ्तगू कर सके, आपकी तरफ निगाहें उठे कि अगर तालीम के बारे में बात करनी हो तो फला आदमी से बात की जाए, अगर हमें कोई स्कूल कायम करना है तो फला से बात करें, अगर कोई हम नई पॉलिसी बना रहे हैं, नया सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं, तालीम के मामले में हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उस आदमी से राब्ता करें। वो एजुकेशनिस्ट है, वो सिर्फ तालीम देने वाला नहीं है, टीचर नहीं है, किसी इदारे का फाउंडर नहीं है, बल्कि एजुकेशनिस्ट है, शिक्षाविद है, वो माहिर तालीम है, माहिर तालीमियात है। ये अथॉरिटी हासिल करनी चाहिए और सिर्फ तालीम में नहीं बल्कि हमारा मिजाज ऐसा होना चाहिए कि या तो हम किसी मैदान में हो नहीं, और हो तो फिर A1 क्वालिटी के साथ हो। यही मिजाज डेवलप करना चाहिए, यही अपना अंदाज रखना चाहिए। पैगंबर इस्लाम की सीरत से अगर इस बात को परखा जाए तो रसूलुल्लाह ने जिन लोगों को भी तैयार किया है, सच्ची बात तो यह है कि वहां A1 क्वालिटी भी फेल हो जाती है, वो हाई लेवल रसूलुल्लाह ने अपने अफराद का और अपने आपके हाथों से तराशीदा शख्सियात का आपने तैयार किया। ये हम सबको भी मिजाज बनाना चाहिए। जो शजराती बातें एक खास माहौल में तनाजुर में मुझे सुझाई दी, मैंने आपके सामने रखी। हो सकता है मेरी बहुत सारी बातों से आप मुत्तफिक हों, हो सकता है कि बहुत सारी बातों से आप डिसएग्री भी हों, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वी आर एग्री टू डिसएग्री, ये हमारा हमेशा का मिजाज होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उससे भी कहीं ज्यादा शऊर, बालिग नजरी और हुस्न तदब्बुर अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।